जी, तो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाइलाइट कर लिए हैं, तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट कंडीशनिंग प्रोग्राम इज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी आउटपुट ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर मूवमेंट। कि जो भी स्पोर्ट कंडीशनिंग प्रोग्राम है उसका सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एनर्जी आउटपुट को कैसे बढ़ाया जाए ड्यूरिंग वेरियस एक्सरसाइजेज या वेरियस परफॉर्मेंस करके किस तरह हम एनर्जी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला ये है ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में मेन ऑब्जेक्टिव क्या कि एनर्जी आउटपुट को कैसे इंक्रीज करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रेनर है या कोई भी कोच है उसके लिए मतलब एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट विद कोच और ट्रेनर बिकॉज द डिजाइन ऑफ अ कंडीशनिंग प्रोग्राम टू ऑप्टिमाइज एथलीट्स परफॉर्मेंस रिक्वायर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज बाय द स्पोर्ट। कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के जो कितनी एनर्जी हमें गेन होगी ये सारा नॉलेज जो भी ट्रेनर है जो भी कोच है उसके लिए उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि 6 मीटर डैश यूजेस मतलब जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं ये या शॉर्ट डिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं वो एटीपी पीसी सिस्टम मतलब कि एनरोबिक पावर को यूटिलाइज करेंगी। जो मैराथन रनर्स हैं मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के रनर्स हैं वो एरोबिक जो पावर है उसको यूटिलाइज करेंगे। उन्होंने ये बताया हुआ है कि एनरोबिक एनर्जी और एरोबिक एनर्जी के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी कंडीशनिंग प्रोग्राम के टाइम पीरियड के दौरान। तो हमारे पास इन दोनों का एरोबिक पावर का एनरोबिक एनर्जी का इसके अलावा एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म का नॉलेज होना किसी भी स्पोर्ट ट्रेनर के पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इन्होंने बताया है नॉलेज ऑफ रिलेटिव एरोबिक कंट्रीब्यूशन वही जो मैं बता रही थी टू एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग एक्टिविटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ प्लानिंग अ कंडीशनिंग प्रोग्राम। A well-designed conditioning program allocates the appropriate amount of aerobic and anaerobic conditioning time to match the energy demand of the sport। कि जो वेल डिजाइन कंडीशनिंग प्रोग्राम है वो एरोबिक और एनारोबिक जो एनर्जी है उसके टाइम को बहुत अच्छी तरह से एलोकेट करता है ताकि जो स्पोर्ट के दौरान हमें एनर्जी चाहिए वो प्रॉपर वे में हमें उसकी डिमांड पूरी की जा सके। उसके बाद इन्होंने यही वही चीज़ें बताई हुई कि रनिंग के दौरान अगर हमें एनारोबिक सिस्टम से 40% एनर्जी मिल रही है एरोबिक सिस्टम से 60% मिल रही है तो उस लिहाज से हम अपना जो मतलब है उस लिहाज से हम अपनी मतलब स्पोर्ट की प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे जिस जिस लिहाज से हमें जिस सिस्टम के लिहाज से हमें पावर सप्लाई दी जाएगी। उसके बाद हमने बताया है कि पावर एथलीट्स जो स्प्रिंटर्स हैं मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के रनर्स हैं उसका उनका ये नहीं है कि मतलब वो सिर्फ एनरोबिक पावर पे ही डिपेंड करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें मोस्टली एनरोबिक सिस्टम यूटिलाइज करते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी इम्प्लाइड दैट पावर एथलीट्स स्प्रिंटर्स शुड नॉट परफॉर्म एरोबिक। मतलब कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल ही एरोबिक ट्रेनिंग से दूर है लेकिन अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस में एनरोबिक पावर को यूटिलाइज करें तो उससे पहले वो अपने मतलब टेंडेंस को लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वो एरोबिक पावर पर ही डिपेंड करें हैं। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव थे ट्रेनिंग प्रिंसिपल के वो ओवरऑल यही थे कि सबसे पहले जो स्पोर्ट कंडीशनिंग प्रोग्राम है उसके लिए हमें एनर्जी का आउटपुट कैसे इंक्रीज करना है उस पर फोकस करना है। उसके बाद किसी भी ट्रेनर या कोच को क्या पता होना चाहिए किसी भी ट्रेनर या कोच को ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म और एरोबिक और एनारोबिक पावर क्या है। उसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में एनर्जी हमें मतलब कितनी कितनी परसेंट हासिल हो रही है ये पता होना चाहिए। उसके बाद एरोबिक का जो एरोबिक पावर है वो शॉर्ट रनर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमने पढ़े ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में। ओके तो हमने पढ़ी जो प्रिंसिपल फॉर ट्रेनिंग थे प्रिंसिपल्स फॉर ट्रेनिंग थे उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। हम देख लेते हैं जो मेन प्रिंसिपल है जो कि ट्रेनिंग में मतलब यूज़ होते हैं यूटिलाइज होते हैं। उसमें 3 है ओवरलोड स्पेसिफिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। इन्होंने ओवरऑल ये बताया कि चैप्टर नंबर 13 में भी हमने ये पढ़े थे। ठीक होगा तो हम वहाँ से भी देख लेते हैं और यहाँ पे जो शॉर्ट मतलब वर्ड्स में उन्होंने बताया वो भी देख लेते हैं। अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हम चैप्टर नंबर 13 से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओवरलोड है उसके बारे में बताया कि एन ऑर्गन सिस्टम ई.जी. कार्डियोवास्कुलर स्केलेटल मसल्स मतलब कि जो ऑर्गन सिस्टम्स है हमारी बॉडी के इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी इन रिस्पॉन्स टू ए ट्रेनिंग ओवरलोड। मतलब कि अगर हम ओवरलोड एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट प्रेस द सिस्टम अबव द लेवल टू विच इट इज अकस्टम्ड। मतलब कि जिस मतलब डेली रूटीन में जो ऑर्गन है अकस्टम्ड है अगर हम उन पर ओवरलोड डालेंगे तो वो अपने लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ओवरऑल हमें ये ओवरलोड के बारे में ये पता चला। अगर हमने मतलब दूसरे चैप्टर नंबर 13 से देखना है तो हम वहाँ से भी एक दफ़ा देख लेते हैं अगर इसमें से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो चैप्टर नंबर 13 में हमें ये बताया है कि ओवरलोड रेफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट अ सिस्टम और टिश्यू मस्ट बी एक्सरसाइज एट अ लेवल बियॉन्ड विच इट इज अकस्टम इन ऑर्डर फॉर अ ट्रेनिंग इफेक्ट टू अकर। समझ आई कि मतलब जो भी सिस्टम है वो जो जिस लेवल पर अकस्टम है उससे ज़्यादा हम उस पर ओवरलोड डालेंगे तो हमें मतलब ज़्यादा इफेक्ट्स गेन होंगे। The system or tissue gradually adapt to this overload. This pattern of progressively and systematically overloading a system or tissue as adaptation occur in result improve function over time। उसके बाद यही मेन ओवरलोड में हमने मेन जो जिक्र करना है वो यही हमने ये जिक्र करना है कि जब हम
किसी सिस्टम को उस लेवल पे मतलब एक्सरसाइज करवाएंगे बियॉन्ड विच इट इज़ कस्टम, तो ट्रेनिंग इफेक्ट्स हमें गेन होंगे और हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो ओवरलोड है उसकी वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, मेन टिपिकल जो वेरिएबल है उनमें इंटेंसिटी है, उसके बाद ड्यूरेशन है और फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट जो हमारे पास, उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास है रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन एन एथलीट स्टॉप्स ट्रेनिंग द ट्रेनिंग इफेक्ट इज क्विकली लॉस्ट। स्टडीज हैव डेमोंस्ट्रेटेड दैट विदिन 2 वीक्स आफ्टर सीजेशन ऑफ ट्रेनिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन VO2 max अकर। उसमें ये बताया रिवर्सिबिलिटी में ये बताया व्हेन ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड या सीजेशन की हो जाती है तो रिवर्सिबिलिटी अगर होती है, मतलब कि जितने भी ट्रेनिंग के इफेक्ट गेन हुए हैं तो वो सारे लॉस हो जाते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो है उन्होंने बताया कि साल्टीन और उसके कलीग्स ने जो स्टडी की वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट उन्होंने किया कि 25 डेज आफ्टर ऑफ अ बेड रेस्ट या फिर आफ्टर द सीजेशन ऑफ एक्सरसाइज हमारी VO2 max में कितने परसेंट रिडक्शन आती है, 25% रिडक्शन आती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। उसमें ये बताया गया है कि जो स्पेसिफिसिटी में जो चीज़ें इंक्लूड हैं उसमें है कि कौन सा मतलब मसल टाइप इंक्लूड है, उसके बाद हमारे पास मसल फाइबर जो हम रिक्रिएट करते हैं, उसके बाद जो इनर्जी सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। इन्होंने बताया कि सिर्फ हमारे पास स्पेसिफिक मसल्स को हमने इन्वॉल्व नहीं करना स्पेसिफिसिटी में हमारे पास स्पेसिफिक मसल्स, स्पेसिफिक फाइबर्स जो रिक्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक इनर्जी सिस्टम्स जो कि यूटिलाइज होते हैं सारे प्रोग्राम में।